बाणगंगा स्थित मकान को तोड़ने को लेकर नारायण नेता प्रतिपक्ष सबिस्ता जग्गी मानव अधिकार आयोग में ज्ञापन दिया। सबिस्ता जग्गी ने कहा कि किसी और के अपराध की सजा एक बूढ़ी औरत को दी जा रही है। आपको बता दें कि जिसे बेघर कर दिया गया, विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा का मानवता विरोधी चेहरे से उजागर होता है। मानव अधिकार आयोग पर सबिस्ता जग्गी के साथ पार्षद मोनू सक्सेना, गुड्डू चौहान, प्रवीण सक्सेना भी उपस्थित रहे। मानव अधिकार आयोग के जस्टिस साहब के पास न्याय के लिए हम लोग आए हैं। जैसा सबिस्ता जी ने बताया कि एक विडो महिला का मकान जो उसके नाम से था और प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके पास कागज हैं। किसी ने अगर किसी के साथ मारपीट की नगर निगम के अधिकारी ने, उसमें दोषी महिला नहीं है, कलीजा भी नहीं है। उनका मकान तोड़ा गया और मुख्यमंत्री रोज, कल भी कहा उनने कि 2014 के पहले के जो लोग रह रहे हैं उनको पट्टे दिए जाएंगे। अरे इनके पास तो पट्टा था, उसके बाद मकान उनका तोड़ दिया गया और वो आज अस्पताल में एडमिट है। इसमें हमारी मांग ये रहेगी कि उनको मकान वैसे के वैसे ही बना दिया जाए, जैसा सबिस्ता जी का उनका इलाज कराया जाए, वो एडमिट है हॉस्पिटल में। और जो दोषी अधिकारी हैं, जिसमें ये अधिकारियों की तानाशाही है, उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो और उन पर केस चले। आप और न्याय की चीज़ है ही नहीं सरकार के सामने। ये केवल झूठी घोषणाएं और इवेंट मैनेजमेंट करती हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। इनकी ज़मीन खिसक चुकी है और जनता इनको आगे आने वाले समय में 2023 में जवाब देगी। उस मामले में सबिस्ता जी मेरी कल कमिश्नर से बात हुई थी। मकान अगर जर्जर है तो नगर निगम को समझ में नहीं आता कि ये जो मई जून के पहले से करें, बरसात के अंदर उसको वहाँ पे तोड़ेंगे और उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेंगे। कि मकान बनाए हैं हाउसिंग बोर्ड ने, तो पहले उनकी वैकल्पिक व्यवस्था हो, रजिस्ट्रियाँ है, और उसके बाद तोड़े जहाँ पे बना के दें वहाँ पे। ये कार्रवाई कुछ नहीं कर रही है। केवल गरीबों को परेशान कैसे करें, उनके मकान कैसे तोड़े जाएं, केवल यही काम सरकार कर रही है। और इस मामले में अगर संज्ञान ले लिया मानव अधिकार आयोग ने, तो ये मान के चलिए इस तरह के जितने भी इशू हैं इन सब में संज्ञान लिया जाएगा। सर, खरगोन के भी अंदर मकान तोड़े गए थे लोग। देखिए, अभी 2 दिन पहले कनीज़ा बी का घर तोड़ दिया था। अपराध उनके पुत्र अल्ताफ ने किया था, लेकिन घर उसकी माँ का तोड़ दिया। माँ विधवा है। बरसात के इतने भरी बरसात के मौसम के अंदर वो आसमान के नीचे सो रही हैं। 2 दिन से वो एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर। उनको दिल का दौरा पड़ा है। अपने मौत और ज़िंदगी से जूझ रही हैं और सरकार को इतनी बरसात के अंदर वो ना आरोपी हैं, ना उनका कोई लेना देना है अल्ताफ से, और उसके बावजूद भी उन्होंने घर तोड़ दिया। सरकार ने आकर, नगर निगम प्रशासन ने, ज़िला प्रशासन ने, ये सभी लोगों की मिली भगत है। वो एक विधवा महिला अपने पेपर्स दिखाती रही कि हमको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये प्लॉट का आवंटन हुआ था, उसके ऊपर हमने अपने पैसों से घर बनाया है, लेकिन उसके कोई पेपर नहीं देखे गए और उसको बेरहमी से पीटा गया। उसके हाथों में चोटों के निशान आए और जेंट्स लोगों ने उसको टच किया, हाथ लगाया और उसके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया और घर से निकाल के उसका सारा सामान रोड के ऊपर पटक दिया। आज भी वो रोड के ऊपर पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर आए हैं मानव अधिकार आयोग में और अध्यक्ष जी को हम ये आवेदन देने आए हैं और ये रिलीफ मांगा है कि उस महिला के साथ इंसाफ किया जाए। महिला को, जो उसका घर तोड़ा है, नगर निगम प्रशासन बना कर दे, उसके घर के सामान को रखने की व्यवस्था करे, उसके खाने पीने सोने रहने की व्यवस्था करे, तत्काल उसको मुआवजा दिया जाए। और जब नगर निगम ने तोड़ा है और वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर था, तो फिर उसको घर भी बनाकर दिया जाए। ये सारी चीज़ें बताने के लिए और सारी कार्रवाई करवाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और जो दोषी अधिकारी हैं उनसे ये पूछा जाए कि उन्होंने किस कानून के तहत और किस विभाग की परमिशन के तहत ये गलत कार्रवाई, नाजायज़ कार्रवाई की है। कानून को हाथ में लेकर, ऐसे तो रेपिस्ट बाहर घूम रहे हैं, व्यापम कांड के जितने भी आरोपी हैं सारे बाहर घूम रहे हैं। अगर अल्ताफ ने तमाचा कमर साकिब को मार दिया तो क्या उसकी माँ से ये बदला लिया गया? क्या ये उस माँ से बदला लेना चाहिए था? थोड़ी सी भी मानवता
बीजेपी की सरकार को नहीं बची। ये सब कुछ देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और आगे नहीं आ रहे कि एक विधवा महिला के साथ अन्याय हुआ है, हम उसको न्याय दिलाएं। तो मैं धिक्कार भेजती हूँ ऐसी सरकार के ऊपर जो गरीब जनता की बात करती है, लेकिन जब गरीबी की बात आती है तो उनके साथ सहारा बन के खड़ी नहीं होती। मध्य प्रदेश में महिलाओं के दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिल रहा है। यह स्थान नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने मध्य प्रदेश को दिया। एनसीआरबी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। साल 2021 में देश में नाबालिग बच्चों के दुष्कर्म में 33,036 मामले दर्ज हुए, तो वहीं मध्य प्रदेश में 3,515 मामले दर्ज हुए। इसके अलावा कुल जाति के मामलों में नाबालिग बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें 6,462 मामले प्रदेश में दर्ज हुए। इस हिसाब से प्रदेश में हर 3 घंटों में एक बच्ची से दुष्कर्म होता है और ऐसा मध्य प्रदेश में पहली बार नहीं है। 2020 में भी यह स्थिति थी। वहीं इन मामलों पर महिला अपराध शाखा की एडीजी प्रज्ञा श्रीवास्तव ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि नाबालिग बच्चियों से रेप के 3,512 फाइल केस हैं, जिसमें से 2,499 संदिग्ध हैं। 2,200 रेप के मामले परिजनों ने दर्ज कराए हैं और 2,500 केस में पीड़िता बयान से मुकर गई और पीड़ितों ने कोर्ट में सहमति से संबंध बनाने के बयान दिए। इसके साथ ही प्रेम प्रसंग या घर वालों से नाराज होकर घर छोड़ने के मामले बढ़े हैं। साथ ही कहा कि महिला अपराध में एमपी पहले नहीं 6ठे स्थान पर है। झांसी में आके किसी के साथ चली जाती वो बड़ा आंकड़ा है, लेकिन अब कम करने के लिए पुलिस क्या करने वाली है कि उनका अपहरण भी न हो सके, झांसी में न जा सकें? क्या स्कूली स्तर पर कोई अभियान चलाने वाले हैं या फिर? हाँ, ये मैं बताना चाहूंगी कि हमारे ये कई सारे बहुत ही फ्लैगशिप अभियान ऑलरेडी चल रहे हैं। एक जो हमारा ये इसका भी हमने एनालिसिस किया है कि ये जो बच्चियां ये जो या बच्चे कुल जो गए वो किन कारणों से गए, इसका पूरा हमारे पास आंकड़ा है और एनालिसिस है। और जब हमें पता चलता है कि ये कारण है तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। ये जो बच्चे बच्चियां जाते हैं, लार्जली जो बड़ा आंकड़ा है वो ये है कि घर वालों से नाराज होकर जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं या फिर प्रेम प्रसंग में जाते हैं। हम लगातार अभियान चला रहे हैं ये बताने का। हमारे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं वो गुड टच बैड टच, ये ऑपरेशन एहसास, ये स्कूल कॉलेजेस में या जो हमारे गांव देहात हर जगह ये अभियान चल रहे हैं कि भाई ये कोई व्यक्ति आपसे क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है, वो एक वल्नरेबल एज है, 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल, ये एक उम्र ऐसी है। तो ये बताना उन्हें आवश्यक है कि ये आपके साथ यदि आपको किसी प्रकार से कोई देख रहा है या आपको छू रहा है या आपको सहला रहा है तो वो सही है या गलत है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। यदि आप उस बहकावे में आकर और किसी के साथ चले जाते हैं तो आगे क्या हो सकता है, ये बातें। ऑपरेशन स्वयं सिद्धा, यानी कि हम उनको एक मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि यदि ऐसी बच्चियां हैं जिनको जबरदस्ती कोई ले जा रहा है तो अपना प्रोटेक्शन कर सकें और किसी तरीके से खुद को छुड़ाकर ऐसी जगह पहुंच सकें। ये हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये जो पॉक्सो एक्ट है, इसके बारे में संवेदनशीलता सिर्फ पुलिसकर्मी में नहीं होनी चाहिए, ये संवेदनशीलता हमारे लोगों में होनी चाहिए, जनता में होनी चाहिए। और तो इस पर हमने 3 फिल्में भी बनाई हैं। जो असली हीरो ऐसे जो बच्चियां जिनको हम कई बार रेस्क्यू करके भी लाते हैं या जो आ जाती हैं, फिर उन्हें ये समझाना पड़ता है कि ये न केवल आपके लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ये जो 15 साल 14 साल में चले जाना ये उचित नहीं है। तो ये हमारा ये कार्यक्रम भी हम लोग लगातार चला रहे हैं। और एक जो चीज जो पाई गई वो ये था कि जो कोविड पीरियड के लॉकडाउन थे उनमें बच्चे काफी गए। रिकवरी, हम जाहिर बात है कि जो हम रिकवर जब भी करते हैं तो तभी बयान ले पाते हैं, तो ये उस समय काफी मेजर स्पाइक देखा गया और शायद वो एक कारण हो सकता है कि फिर उनके बयानों के बाद ये प्रकरण दर्ज हुए हैं। तो ये सारी जो एक जो प्रचार प्रसार हमारे न केवल एक्ट का, संस्कार का, ये बात सामाजिक और सांस्कारिक भी है कि अपने बच्चों को हम क्या समझाएं, बच्चों को क्या समझाएं। तो ये सिर्फ पुलिस का अभियान नहीं हो सकता है, इसको हम जनता को साथ जोड़कर, एनजीओ को साथ जोड़कर ये अभियान लगातार चला रहे हैं।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐशबाग स्थित जर्जर जनता क्वार्टर को तोड़ने के लिए प्रशासन का अमला पहुंच गया है। हालांकि रहवासी मौके पर प्रदर्शन करते हुए कॉलोनी की सड़कों पर आ गए। रहवासियों ने मांग की है कि मकान तोड़ना है तो तोड़ दे, परंतु उन्हें दूसरी जगह पर रहने का ठिकाना दिया जाए। बताया जा रहा है कि मकान 1986 में बनाए गए थे और इनमें 600 मकान में करीब 3000 लोग रह रहे थे। वहीं इन क्वार्टरों के बीच से रहे एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भी निकला था। मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं और पूर्व से ही यहाँ के रहवासी को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। वहीं रहवासियों का कहना है कि हमें बेघर किया जा रहा है इस बरसात में और हमें मकान की जगह मकान चाहिए। नगर निगम पुलिस समेत तमाम विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया और रहवासियों से बातचीत की जा रही है। रहवासियों ने विरोध जताते हुए दीवारों पर घर के बदले घर लिख दिया और लगातार हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता आसिफ जकी ने कहा कि नियम के अनुसार यह मकान तोड़े नहीं जा सकते। 15 जून और 30 सितंबर के बीच मकान तोड़े नहीं जा सकते और यहाँ की जनता को विस्थापन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एकदम HD में है। पड़ा पब्लिक को जो है इन लोगों ने एक नोटिस दिया था। उस नोटिस में ये कहा था कि आप मकान खाली कर दीजिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे हाउसिंग बोर्ड संस्था हो, किसी भी संस्था, सब संस्था पर, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे BDO हो, चाहे नगर निगम हो, सब संस्थाओं के मकानों और दुकानों पे ये नियम लागू है। हाई कोर्ट का निर्णय है और इनका एक्ट है कि 15 जून के बाद 30 सितंबर तक जो है ये किसी भी शिफ्टिंग नहीं करेंगे। और अगर कोई ऐसी शिफ्टिंग है जिसके अंदर जो है बहुत जर्जर की स्थिति है, उस स्थिति में उस पर्टिकुलर मकान को जो है वो अब इस शर्त पे खाली कराएंगे कि उसके रहने की, उसके जो सामान की व्यवस्था पूरी करें। और वो भी उस स्थिति में होगा कि जब जो है उस जर्जर भवन का कोई पोर्शन गिर चुका हो या उसका छज्जा गिर चुका हो, डायरेक्ट जो नहीं करेंगे। मेरा केवल इतना कहना है, प्रशासन के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, DCP साहब बैठे हुए हैं, वहाँ पर नगर निगम की पूरी टीम बैठी है, नगर निगम के पूरे केवल अतिक्रमण अधिकारी बैठे हैं। मेरी कमिश्नर नगर निगम से कल रात को 11:30 बजे इस संबंध में बात हुई। मैंने नगर निगम कमिश्नर को ये बताया कि सर ये जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल गलत हो रही है और इस प्रक्रिया को आप रोकें और कम से कम जब तक पानी जो है खुल नहीं जाए 30 सितंबर तक जो है इनको किया जाए। तो उन्होंने कहा उसमें से 4-5 भवन मकान ऐसे हैं, 4-5 कि वो बहुत जर्जर स्थिति में है। मैंने कहा अगर वो जर्जर स्थिति में है तो सबसे पहले हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को बुला के ये पूछा जाए कि उनकी जो जर्जर भवन में आज की तिथि में उनके पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सबसे पहले हाउसिंग बोर्ड उसका रिकॉर्ड स्थापित करे कि आज की डेट में अलॉटमेंट के बाद से आज तक कोई नामांतरण नहीं हुआ है, लोगों ने मकान भेज दिए हैं, किराएदार यहाँ पर रह रहे हैं। आज की तिथि में बगल लिस्ट तैयार करे हुए अगर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी जो है कि लापरवाही से अगर ये मकान टूटे और नगर निगम ने जो अगर कोई भी जो है ज़्यादती करी तो उसकी जिम्मेदारी जो है हमारी नहीं होगी, फिर जो है पूरी प्रशासन की होगी। कोई भी घटना घटती है यहाँ पर कोई लोग जो है, अभी आपको मालूम है कि जो है TT नगर के अंदर जो है गुंडे का जो है मकान खाली किया, नियम विपरीत तरीके से खाली कराया गया कि उसने एक चपाटा मार दिया, तो उस पर जो आरोप था वो आरोप सही है गलत है ये आरोप कौन सिद्ध करेगा, ये कोर्ट सिद्ध करेगी। उसकी माँ रोती रही, उसकी माँ ने ये बोला कि मकान में ये मेरा बेटा नहीं रहता। उसके बाद भी उसको मकान को तोड़ के धराशायी कर दिया और वो माँ आज हॉस्पिटल के अंदर हार्ट अटैक हो गया और वो हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है। वो आपने कहा यदि कार्रवाई हुई तो आप आग लगा देंगे। मैंने ये बोला कि मैं पूरी ताकत से विरोध करूंगा। जनता जो है अपने फ्री है, मेरे साथ जो है मेरे पैर से कदम मिला के लड़ाई लड़ेगी। मैंने आपको आग लगाने का उद्देश्य मेरा ये है कि हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे कि जनता के साथ अन्याय हो। वो जनता जो है आप मकान तोड़ के चले जाओ और जनता दर दर भटकती रहे कि इस मकान में वो कहे कि मैं रहता था, वो कहे मैं रहता था, और पुलिस कहे कि ये जो है अतिक्रमणधारी थे। ये अतिक्रमणधारी नहीं है, ये अलॉटेड मकान है। इसलिए मेरा निवेदन है कि 30 सितंबर के बाद इनको विस्थापित किया जाए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को ध्वस्त करता सिस्टम। MP में PM मोदी की अग्निवीर भर्ती पर भारी मध्य प्रदेश के अधिकारी देश की सेवा का जज्बा रखने वाले अग्निवीर उम्मीदवार सिस्टम के हुए शिकार।
अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को मिल रही है धमकी। अग्निवीरों को अभ्यास के लिए मैदान मांगने पर अधिकारी कर रहे हैं जलील। अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में अभ्यास करने की मांग पड़ी भारी। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के कर्मचारी राकेश कुमार खाल को अग्निवीरों को मुंह चलाने पर वाट लगाने की दे रहे हैं धमकी। राकेश कुमार खालको का अग्निवीरों को मुंह चलाने पर वाट लगाने की धमकी देने का ऑडियो। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम का अधिकारी खुलेआम अग्निवीर परीक्षा के अभ्यर्थी को दे रहा है धमकी। छात्रों का आरोप है कि मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में पुलिस विभाग में काम कर रहे कर्मचारी अधिकारियों के बच्चों को मैदान में दौड़ने की दी जा रही है इजाजत। जय हिंद सर। आराम से जो सवाल पूछे उसका नाम बता दो। ओम प्रकाश गिरी सर। ओम प्रकाश जी क्या मांग को लेकर आए यहाँ पर? सर हम अग्निवीर की तैयारी करते हैं आर्मी की, लेकिन बट ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें लालपरेड ग्राउंड पे दौड़ने नहीं दिया जा रहा है और जो पुलिस में जिनकी फैमिली है उन्हें बस परमिशन दी जा रही है, उन्हीं को दौड़ने दिया जा रहा है। और हम लोग रोज के रोज आ रहे हैं तो बोल रहे परमिशन लेके जाओ। सर 1.5-2 साल हो गया परमिशन, 2-3 दिन दौड़ने देते हैं फिर मना कर देते हैं। सर इतनी प्रॉब्लम आ रही है दौड़ने में, पैर में छाले आ जाते हैं रोड पे दौड़ने पे। सर ग्राउंड दिया ही नहीं जा रहा है। हमारी भर्ती भी उधर ही सर, 1.5 महीना बचा है सर। आप बताइए क्या करेंगे हम? हमने आज तक आंदोलन नहीं किया, इतना 4 साल के लिए आंदोलन वो हुआ तो इतने जगह हुआ। भोपाल में आपने सुना होगा एक भी जगह आंदोलन नहीं हुआ। सर इतनी प्रॉब्लम आ रही है, सही आप बताइए क्या करें? सर पूरे भोपाल में ग्राउंड नहीं है, क्या मांग करते हैं सरकार? सर आप सरकार इतनी मांग करते हैं कि हमें 1 घंटा दिया जाए ग्राउंड में, लाल परेड ग्राउंड में मोतीलाल पे बस 1 घंटा दिया जाए, 4 से 5 जिससे हम रनिंग वनिंग करके हम सब चढ़ जाए। सर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस 1 घंटा दिया जाए हमें रनिंग के लिए। जी सर। जी मेरा नाम सुशील उपाध्याय है। 4-5 साल हो गए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जब आर्मी की भर्ती 14 साल के लिए आया करती थी, हम 14 साल के लिए भर्ती होते थे। मेरे घर में सारे परिवार सब कोई आर्मी में ही है, पूरा डिफेंस एरिया से ही है, सब कोई है। लेकिन अभी 1 साल हो रहा है मोतीलाल स्टेडियम को खोला नहीं जा रहा है। खोला जा रहा है लेकिन उनके लिए ओनली पुलिस वालों के बच्चों के लिए, जो ऑलरेडी पहले है आर्मी में उनके बच्चों के लिए खोला जा रहा है। परमानेंट खोला जा रहा है, लड़के आएंगे बैठेंगे सब कुछ होता है वहाँ पे। लेकिन हम जब जाएंगे तो वहाँ का जो मेन एक अधिकारी, वो अधिकारी है नहीं लेकिन उसको बना के रखा गया, उसके पास जाते हैं तो डायरेक्टली यही बोलता है वो कि हम 4 लोगों को, अगर पूरे जितने गार्ड हैं वहाँ पे लगे हुए हैं सबको सीधे मना करके रखा है कि अगर कोई भी आज सीधे गला घुटवा दूंगा मैं। ये कौन सी बदतमीजी होती है? हम लोग अगर रोड में दौड़ें तो रोड में दिक्कत होती है, कभी पैर में प्रॉब्लम होती है। न कोई इतना लड़का, कोई भी इतना बड़ा आदमी यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ है जो अग्निवीर की तैयारी कर रहा है। अगर पैर में चोट आ जाए तो मैं 500 रुपये किसी डॉक्टर को जाके दे आऊँ, किसी के पास नहीं होते हैं। इत डाइट के उनके पास पैसे नहीं हो पाते, वो कैसे इतना मैनेज कर पाएगा? आप ग्राउंड दे दो, ग्राउंड में थोड़ी सहूलियत होती है। यहाँ से निकलते हैं रोड में तो कभी ट्रक ठोक रहा है, कभी बाइक वाले जा रहे हैं तो मार के जा रहे हैं। 4 से 5 लड़के दौड़ते हैं 3-3 बजे, कोई थप्पड़ी मार के चला गया। 4 साल के लिए भर्ती आई, ओनली 4 साल के लिए अग्निवीर कर दी गई है, आर्मी कर दी गई है। उसमें हम लोगों ने कभी आंदोलन, आपने सुना होगा पूरे मध्य प्रदेश या कि अपने पूरे भोपाल में, मुझे पूरे भोपाल में सब लड़के जानते हैं। लेकिन आज तक कोई अगर बता दीजिए ये बोला हो कि अग्निवीर गलत है। ठीक है 4 साल के लिए कर दी, हमें देश सेवा से मतलब है, बस वो करना चाहते हैं, हमें 4 साल ही सही है। लेकिन अगर है तो फिर हमें 1 घंटे के लिए ग्राउंड मिलना चाहिए ना। ये गला घोटने की बातें और ये सारी चीजें होती हैं। देखिए सबसे पहले कांग्रेस को चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं से सुझाव मांग ले कि कांग्रेस की इतनी दुर्गति क्यों है। ना नीति, ना नेता, ना नियत, समाप्त हो चुकी कांग्रेस इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रही है। पहले कहा था कि हम बच्चा कांग्रेस बनाएंगे, बाल कांग्रेस, वो फेल हो गया। फिर कहा कि हम युवक कांग्रेस को मजबूत करेंगे, वो फेल हो गया। फिर कहा कि हम सदस्यता अभियान करेंगे, वो फेल हो गया। घर घर चलो अभियान चलाया, वो फेल हो गया। और अब ये नया शिगुफा कि ऑनलाइन हम लोगों से सुझाव मांगेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस को चाहिए कि वो जमीन पर काम करे, ना कि हवा में। देखिए चिकित्सीय व्यवस्थाओं के उन्नयन के लिए हम हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी, खासकर रोबोट के माध्यम से सर्जरी से बहुत फायदे हैं और इसको लेकर प्राइवेट सेक्टर में तो बड़ा काम हुआ है।
हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी अब इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसीलिए हर स्तर पर हम पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। हमीदिया अस्पताल में इसकी हम ट्रायल करेंगे और आगे भी इसको पूरी तरह से ये सुनिश्चित करेंगे कि इसके माध्यम से लोगों के ऑपरेशन हो। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार कानून व्यवस्था के मामले में हर मोर्चे पर विफल हो गई है। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2021 के लिए जो रिपोर्ट जारी की है उसमें आदिवासियों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। प्रदेश में आदिवासियों पर 2627 अत्याचार के मामले दर्ज किए। बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड अत्यंत शर्मनाक रहा। प्रदेश में बलात्कार के 6462 मामले दर्ज हुए। इनमें से 3515 मामले नाबालिग से दुष्कर्म के हैं। नाबालिग से दुष्कर्म में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष पर है। महिलाओं के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह बात कही है। शर्मा ने कहा कि वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश के कुल 57,05,918 अपराध दर्ज हुए, जबकि इसमें पूर्व 2020 में 42,08,046 अपराध दर्ज हैं। इस तरह प्रदेश में 42,000 से अधिक अपराध एक साल में बढ़े हैं। प्रदेश में वर्ष 2021 में 2034 लोगों की हत्या हुई, यानी प्रदेश में प्रतिदिन 5 से 6 लोगों की हत्या की जा रही है। और आज जो ईजा होती है, ये महिलाओं का दिन है आज खास तौर पर, और इसी दिन जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है आज ही के दिन, वो निश्चित तौर पर बहुत ही शर्मनाक है पूरे मध्य प्रदेश के लिए, जिसमें ये हम देखें नेशनल राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड के हिसाब से कि 2021 के लिए जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। बड़ी बड़ी बात करते हैं मुख्यमंत्री जी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनके कार्यकाल में 2021 की ये रिपोर्ट ये कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाई है, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है। और आदिवासियों पे अत्याचार इस मामले में भी नंबर 1 पे है। बड़े बड़े इवेंट किए आदिवासियों के, कमलापति रानी कमलापति के नाम से स्टेशन बना दिया भोपाल में, प्रधानमंत्री जी को बुलाया, लेकिन आदिवासियों पे अत्याचार के मामले में भी नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश में बलात्कार के 6,462 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 3,515 मामले नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के मामले हैं। महिलाओं के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में 2021 में 4,75,918 अपराध हुए, जो कि 2020 की तुलना में 42,000 ज्यादा है। मतलब कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बुजुर्ग महिला का मकान तोड़ दिया कागज बताने के बाद भी, और वो महिला आज भी एडमिट है हॉस्पिटल में, उनको हार्ट अटैक आया, उसके बाद एडमिट। ये इस तरह की कार्रवाई है। महिलाओं के मामले में ये सरकार पूरी तरह से इनको ही मैं आपराधिक कहना चाहूंगा। अगर ये मुख्यमंत्री जी इतनी बातें करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं समझता हूँ ये हालत नहीं थी जो आज है। धन्यवाद। सब पहुंचे थे, सविता जगी पहुंच गई थी, सब नहीं पहुंचे। नहीं गलत बोल रहे हो आप। अरे सविता जगी वहां पहुंच गई थी, उसके बाद गया। हमने कलेक्टर को फोन किए, हमने कमिश्नर भोपाल
नगर निगम की है, पुलिस कमिश्नर की है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं ना, कोई सुनने को तैयार नहीं। गुलाम नबी आजाद ने बोला कि राहुल गांधी इनविजिबल हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, यानी ऐसे मौके आते हैं जब कांग्रेस को जरूरत होती है तो वो गायब हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं उसको पता ही विदेश वगैरह। उनको इतने साल बाद समझ में आई ये कोई भी चीज 2013 के बारे में भी उन्होंने कहा, इतने साल बाद कैसे समझ में आई? वो एक फिल्म में था कि वो आदमी भूल जाता है, फिर कौन सी थी वो, फिर बाद में ये इनके पास जो स्क्रिप्ट है ना गुलाम नबी आजाद साहब के बाद, ये कहीं से दी हुई स्क्रिप्ट है, वो बोल रहे हैं, किसी खुद की नहीं। तारीफ की ना उन्होंने प्रधानमंत्री की, पार्टी को यह जरूरत होती है तो विदेश करने का कभी नहीं। विदेश में यहाँ पार्टी को जब भी जरूरत नहीं रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अगर कोई सरकार के खिलाफ और जनता की आवाज उठाई वो राहुल गांधी ने उठाई, और इसीलिए उठाने के लिए वो पद यात्रा 3500 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। बीजेपी का कोई नेता करके दिखाए, और जब चलेंगे रास्ते में तो लोगों से बातचीत होगी, जनता की सुनेंगे, और ये है ही उसके लिए कि महंगाई और बेरोजगारी जो चल रही है, इसकी वजह से आत्महत्याएं हो रही है। इधर विदेश में क्या करने चाहते हैं? विदेश में अभी जो इंग्लैंड गए थे वहाँ प्रोग्राम था, किसी संस्था ने बुलाया था, क्योंकि वहाँ पे। आपको बता दें कि जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं कहने वालों के लिए एक सबब है। पैसों की कमी के कारण जिंदगी और मौत के बीच झूल रही बालाघाट की 9 माह की मासूम बच्ची हिती चौक से। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। किसी भी परिवार में मासूम बच्चे के आने की खुशी में जैसे खुशी हर एक परिवार को होती है, ऐसे ही खुशी भरवेली में रहने वाले संजय चौकसे के परिवार में भी दिनांक 24 नवंबर 2021 को दिखी, जब उन्हें लक्ष्मी के रूप में दूसरी पुत्री हिती की प्राप्ति हुई। लगभग 2 माह बीत जाने के बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, जिसे ठीक कराने के लिए चौकसे परिवार हर बड़े अस्पतालों के चक्कर लगा रहा था। बच्ची को बेहतर इलाज दिलाने के लिए चौकसे परिवार के द्वारा बच्ची को एम्स अस्पताल रायपुर छत्तीसगढ़ ले जाया गया, जहां पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा बच्ची हिती को बिलियरी अल्टेरेसिया जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित बताया। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उस बच्चे को ऑपरेशन करवा सके। हम सिर्फ एक आस लेके बैठे हैं कि कहाँ से हमको मदद मिल जाए। उस बच्चे का ऑपरेशन जैसे उस बच्चे का हुआ उसी प्रकार मेरी बच्ची का भी ऑपरेशन हो जाए और मेरी बच्ची सुरक्षित, जैसे मेरे को एक ऑपरेशन थिएटर से निकाल कर मेरे को दिए तुम्हारी बच्ची करके, उसी प्रकार मेरे को ऑपरेशन होने के बाद जैसे पैदा हुआ नवजात शिशु को गोद में दिए थे, पर आज मेरे अंदर एक धकपकी है, एक घबराहट है, मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा कि नहीं, क्योंकि उसका लीवर ही पूरा खराब हो चुका है बोल रहे हैं। और लीवर के लिए आप समझ सकते हैं 30 लाख रुपए छोटा मोटा रकम नहीं होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं इसलिए मध्य प्रदेश सरकार से सहकुशल यह प्रार्थना करती हूँ और यह विनती करती हूँ कि मेरी बच्ची को ऐसे ही, जैसे वो बच्ची मेरी बचपन में थी, पैदा हुई थी और मेरे गोद में ला के दिए थे, तब तक मुझे तो अनभिज्ञ थी, मुझे पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम है, पर आज वो बच्चे को इतना बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार, मध्य प्रदेश सरकार मेरे बच्चे को ऑपरेशन करा के मेरे पास दे कि ये आपकी बच्ची है। मैं यही चाहती हूँ। जिस प्रकार आज मैं आपको एक बात भी बताना चाहती हूँ कि एक छत्तीसगढ़ की बच्ची थी, जिससे मेरे बच्चे से मिलता जुलता केस था, पाटन की थी वो बच्ची। आज उस बच्चे का ऑपरेशन हो गया और आज 16वां दिन है। वो ऑपरेशन होने के बाद वो बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित हैं और खेल रही है, पर आज मैं पीछे हो गई क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। पर वहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने उसका ऑपरेशन करवा के माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रख दिया और आज वो बच्चे और माँ दोनों बहुत अच्छे हैं। पर आज हम लोग इस दुख में है कि हमारे बच्चे का ऑपरेशन कब होगा, हाँ, क्योंकि पैसे नहीं है हमारे पास। उस बच्चे का नाम दर्शिका साहू नाम है उस बच्ची का। और उसी प्रकार मेरी बच्ची का भी ऑपरेशन हो जाए। मैं शासन और प्रशासन से बहुत विनती करती हूँ कि मुझ गरीब की बात को सुने और इसको ध्यान में रखती हूँ। मेरे बच्चे का ऑपरेशन वो खुद स्वयं जाके कराए। मुझे पैसा 1 रुपया नहीं चाहिए, मेरे अकाउंट में चाहिए, ना ही मेरे हाथ में चाहिए। स्वयं सरकार आके मेरी बच्ची का ऑपरेशन करवा दे और बोले कि लीजिए आप, ये बच्ची का ऑपरेशन सक्सेस हुआ और ये बच्ची आपके हाथ में।
बस मैं यही अनुरोध करती हूँ और ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। मेरा बच्चा बस मेरे पास रहे, ऑपरेशन करवा दे मेरे बच्चे का और बच्चा मेरा बच जाए, मैं यही चाहती हूँ। जबलपुर के चरगावा थाना अंतर्गत बढ़िया खेड़ा गांव से बाहर खेत में बारिश से एक मकान भरभरा कर पूरा गिर गया। घर के अंदर सो रहे एक ही परिवार के 5 सदस्य मलबे में दब गए। मकान के गिरने और चीख पुकार सुनकर पड़ोस के एक परिवार की नींद खुल गई। आपको बता दें कि तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों ने मलबे को हटाकर काफी बड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे परिवार के 5 सदस्यों को बामुश्किल बाहर निकाला, जहां 2 लोगों को डायल 100 की मदद से मेडिकल अस्पताल जबलपुर रेफर किया गया। वहीं बाकी 3 सदस्यों को चरगवा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। चरगवा थाना प्रभारी विनोद पाठक ने बताया कि करीब 2:30 बजे रात में डायल 100 के माध्यम से सूचना मिली कि बढ़ैया खेड़ा गांव के पास खेत में मकान बनाकर रह रहे टेक सिंह पटेल परिवार के साथ घर में सो रहा था। इसी बीच रात को कच्चा मकान अचानक से भरभरा कर परिजनों के ऊपर गिर गया। मलबे में टेक सिंह की पत्नी व उसकी पत्नी भूरी बाई और बेटी मोहिनी व काजल सहित छोटा बेटा दुर्गेश दब गए थे, जिसे ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालते हुए सभी घायलों को इलाज के लिए चरगवा अस्पताल भेजा गया। सर, मकान गिर गया था बारिश के कारण, 5 लोग दब गए थे। फिर 100 नंबर को फ़ोन लगाई, फिर वो आए, फिर उन लोगों ने देखा। घर में कौन कौन सदस्य थे आप लोग? मम्मी, पापा, भाई, बहन, मतलब 2 बहनें थी मेरे समेत। एक भाई था। कितने साल का है? भाई 11 साल का, बहन 13 साल की। तो अभी कहाँ हैं वो लोग मेडिकल गए हैं, पापा जी और छोटी वाली बहन। आपका नाम? मेरा नाम मोहिनी पटेल। जी सर, बारिश के कारण मकान गिर गया। घर में 5 लोग थे, ये सब लोग दब गए। आवाज़ आई, हम लोग दौड़े, पुलिस को फ़ोन लगाया, पुलिस भी आई। मोहल्ला वालों की मदद से, पुलिस की मदद से इन लोग को निकाला। जो ज़्यादा घायल थे उनको मेडिकल ले गया, कुछ लोग की यहीं इलाज करवाया। क्या हुआ घटना पूरी बताइए आप। बारिश के कारण इनका मकान गिर गया, पूरा कच्चा था, ये लोग दब गए। 5 लोग थे घर में, 5 दब गए। बारिश का कहर बनकर एक परिवार पर टूटा है सर, क्या मामला पूरा? ग्राम बढ़ैया खेड़ा, थाना चरगवा अंतर्गत नई तहसील के पास में टेक सिंह मकान का खेत में एक टेक सिंह पटेल का एक खेत में एक मकान बना है, जहां पर कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें टेक सिंह पटेल, उनकी पत्नी भूरी बाई, उनकी दोनों बिटिया बड़ी और छोटी काजल और मोहिनी, और साथ में एक 10 साल का बच्चा दुर्गेश, ये सभी मलबा में दब गए थे। जैसे ही सूचना मिली, नज़दीक में थाना होने से पुलिस और परिजन मिलकर के इनको बामुश्किल निकाले, जिसमें से घायल तो 5 ही लोग हैं, लेकिन टेक सिंह पटेल की ज़्यादा मलबे में दबने से और जो लकड़ी मिट्टी गिरी है उनके ऊपर, उससे वो काफ़ी देर तक मूर्छित रहे हैं, जिनको मेरे द्वारा मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। बच्ची काजल के पैर में और बच्चा दुर्गेश के पैर में भी चोटें आई हैं। प्रशासनिक रूप से सभी को सूचना दी गई है। और क्या स्थिति है, रहने खाने की व्यवस्था क्या है उन परिवार की अभी फिलहाल में अगर माने तो? उनके परिजन लोग रहते हैं उनके सामने ही। वो मकान तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, रहने के लायक ही नहीं बचा वो। हम लोगों को भी नहीं समझ में आया कि खेत में मकान बना है, लेकिन बिल्कुल ही खत्म हो गया है वो। भारतीय जनता पार्टी सरकार में मध्य प्रदेश बलात्कार प्रदेश बन गया है। एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़ों में नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। प्रत्येक 3 घंटे में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार जैसी भयावह घटना घटित होती रहती है। धिक्कार है ऐसे भाजपा सरकार पर जो बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बलात्कारियों से नहीं बच पा रही। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, बच्चा महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसे हालात के लिए पूरी तरह भाजपा सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में महिलाएं, बच्चियां कभी भाजपा सरकार को माफ़ नहीं करेंगे
खुद है कि मध्य प्रदेश अब बलात्कार प्रदेश के रूप में देश में पहचाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में मध्य प्रदेश बलात्कार प्रदेश बन गया है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष पर है। प्रत्येक 3 घंटे में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना हो रही है। धिक्कार है ऐसी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जो मध्य प्रदेश में बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बलात्कारियों से नहीं बचा पा रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में बच्चियां, महिलाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार को कभी माफ नहीं करेंगी। दुखद है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में मध्य प्रदेश अब बलात्कार प्रदेश के रूप में देश में पहचाना जाता है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।